अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। नई अमरीकी पॉलिसी और उसके बाद दी जाने वाली अमरीकी वार्निंग, पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी वार्निंग के तनाजुर में आज एक ताज़ा हवा का झोंका समझी जाने वाली एक ख़बर मेरे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक रूस और चीन के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान की वाशगाफ हिमायत का तायद का ऐलान कर दिया है। उसने अमरीकी जारहाना पॉलिसी को तनकीद का निशाना भी बनाया है। बात करेंगे कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और रूस, चीन, सऊदी अरब और उसके बाद अब ईरान की हिमायत और तायद किस हद तक पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के लिए कारगर साबित होने वाली है, इसका अहाता करेंगे। पैनलिस्ट का तारुफ आपसे कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद है आज साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा जनाब सरदार आसिफ अहमद अली। इसके साथ हमारे साथ ऑडियो पर मौजूद होंगे जनाब नफ़ीस ज़िक्रिया, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। दोनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सरदार साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, पहला सवाल आपसे करने की इजाज़त चाहूँगा। सर, ये मुझे बताइए, सबसे पहले तो ये एक मामला जो अचानक दर आया है, अचानक ट्रंप साहब को पाकिस्तान से उकता करके और उन्होंने एक जो बयान दाग दिया, एक नई यूएस पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया इस खत्ते में। आपके ख्याल में इस पॉलिसी के अचानक जो ऐलान के असबाब हैं वो मतलब भारत के उकसाव का नतीजा है या वाकई इसमें कोई डिटेल्ड किस्म की रिसर्च भी शामिल है? नहीं, इसमें तो ख़ास मुझे रिसर्च नज़र नहीं आ रही। अगर रिसर्च होती तो ये ज़रूर तज्ज़िया करते कि 16 साल अमेरिका बैठा हुआ है। सबसे बड़ी जंग आज तक जो उन्होंने लड़ी है वो सऊदी अरब अफ़गानिस्तान में लड़ी। $1 खरब खर्च किया उन्होंने, और नेटो की जब पीक फोर्सेस थी तो 1.5 लाख के करीब फौजें थी वहाँ। तो उससे वो उनको जो नतायज या फतह वो चाहते थे वो नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कार्रवाई शुरू की है, 4000 और फौजी वहाँ भेजेंगे, 8400 पहले उनके हैं, तकरीबन 2500-3000 हज़ार नेटो के हैं, जर्मन और दूसरे लोग। अब 4000 जो नए फौजी आएंगे उससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं? और मेरा अंदाज़ा जो ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत को सख्त ख़तरा है, और ये जो फ़ौजी भेजे जा रहे हैं वो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि कहीं तालिबान को फतह ना मिल जाए। ये तालिबान की फतह को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान में फ़ौज भेजी जा रही है। ये जंग जीतने के लिए नहीं है। और फिर वो बड़े बड़े उन्होंने बम फेंके वहाँ, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब जिसको कहते हैं। ये एक खौफजदा करने के लिए अफ़गानिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को एक मैसेज देने के लिए। मगर इसमें कोई इन्हें हासिल नहीं होगा, फिर इन्हें दोबारा नाकामी होगी। सिर्फ उन्होंने ये किया है कि अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खामखा एक ख़राब करने की कोशिश की है, और ऐसी एक लबो लहजा ज़ुबान इस्तेमाल की है जो कि सफारतकारी में नहीं की जाती। अब ये एक रवैया उनका बनता जा रहा है कि एक धमकियां दे के, धमकी खेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके, तो वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान खौफज़दा होगा और पाकिस्तान वही करेगा जो वो चाहते हैं। सर, नफ़ीस ज़िक्रिया साहब मेरे पास मौजूद है, मैं उनसे भी बात की लेता हूँ। नफ़ीस ज़िक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, हुकूमत पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़, सर प्रेस रिलीज़ वगैरह की सूरत में तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर आप खुद बयान करना चाहें तो आप इन धमकियों पर हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल रद्द-ए-अमल पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना बहुत ही मोहतबाना सलाम पेश करना चाहता हूँ हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर साहब को, जिनके अंडर में मैं काम कर चुका हूँ, और आपके सामीन को भी। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का वो जो कह रहे थे मुझे नहीं सुनाई दिया, लेकिन मैं आपको अपने बताना चाहता हूँ पोजीशन जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान की क्या है। दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक कॉन्टेक्स्ट है अफगानिस्तान में अमन और उसके हवाले से, ठीक है, और दूसरा है रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो अफगानिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से। जो अफगानिस्तान में उनकी पॉलिसी, उन हवाले से पॉलिसी जो उन्होंने ऐलान की है, उसके अंदर जो एक बड़ा एलिमेंट है वो गालिबन एलिमेंट जो है वो डोमिनेट ये कर रहा है कि जिसमें उन्होंने अपने उसका खदशात का इजहार किया है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें वो शायद किरदार अदा नहीं कर रहा जो वो उसको करना चाहिए।
उसका हमने हमारे पास जो है इसका बड़ा तज्जिया हुआ है और इस पे कैबिनेट में भी मीटिंग में डिस्कस हुआ। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इसके ऊपर बहुत ही तफसीली तरीके से डिस्कशन किया और आपके सामने उसका वो है आउटपुट जो है कि वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स से, तमाम जो लोग थे के मसाले से जो चीज़ सामने आई है वो ये है, और हमेशा से हमारी पोजीशन ये है बिल्कुल, कि अफगानिस्तान में अमन जो है वो पाकिस्तान की लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ भी होता है वो पाकिस्तान पे उसका डायरेक्ट असर होता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे भी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसके ऊपर। इसलिए हमने यही वजह है कि हमने हमेशा अफगानिस्तान में होने वाले तमाम इनिशिएटिव जो हैं, जो अफगानिस्तान में सलामती के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से लिए गए हैं, उनमें हमेशा पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो हार्ट ऑफ एशिया का था, चाहे वो QCG का था, या चाहे वो काबुल प्रोसेस हो या ब्रसल्स जो है प्रोसेस था। और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अफगानिस्तान में अपने जो है स्टेक जो है वो अपने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं। हमने $500 मिलियन पहले कमिट किए, उसके ऊपर सारे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाए। उसके अलावा मजीद हमने जो है $500 मिलियन जो है वो लास्ट जो सितंबर में मीटिंग हुई थी ब्रसल्स में, उसमें कमिट किए। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी जो असिस्टेंस है अफगानिस्तान को पिछले 37 ईयर्स के अंदर, उसकी अगर आप क्वांटिफिकेशन करेंगे तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन जो है वो तमाम ममालिक से ऊपर चली जाती है, अगर आप क्वांटिफिकेशन करें, ठीक है। तो हमारी पोजीशन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है इस चीज़ के ऊपर, और हमने इस चीज़ को, जो हमारी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है, इस एलिगेशन को, उन इल्जामात को। जी जी, ठीक है, ठीक है। सरदार साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो अचानक डोनाल्ड साहब ने एक नई पॉलिसी के नाम पर पाकिस्तान को डराने धमकाने का सिलसिला शुरू किया है, उसके फ़ौरन बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दौरा सऊदी अरब, उसके बाद फिर रशिया, चाइना और अब ईरान की ये जो हमारे पास अब एक तायीद हमारे पास आ चुकी है, आपके ख्याल में अब बरतानवी अखबारात, अमरीकी अखबारात जो इस हवाले से लिख रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करने के मूड में दिखाई देते हैं? मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बरतानवी अखबारात की कुछ क्लिप्स हैं। गार्जियन कह रहा है पाकिस्तान को धमकियों समेत सब कुछ पुराना है, बुश और ओबामा इस्लामाबाद को नहीं डरा सके तो ट्रंप क्या बिगाड़ लेंगे, इराक से सबक नहीं सीखा गया, पुरानी पॉलिसी को नए कपड़े पहना दिए, गार्जियन लिख रहा है। सर क्या कहेंगे आप? देखें सदीकी साहब, बात यह है कि अमेरिका की तो बड़े अरसे से पॉलिसी यही नज़र आती है कि वो मुल्कों को धमकियाँ लगाते हैं, जगह जगह जंगें करवा रहे हैं या ख़ुद करते हैं। मगर ये धमकियाँ अगर आप देखें, यूक्रेन के सिलसिले में रशिया को धमकियाँ लगाईं, इसी तरह उन्होंने वेनेजुएला को धमकियाँ लगा रहे हैं, सैंक्शंस शुरू कर दिए उनके ख़िलाफ़, ईरान को धमकियाँ लगाते हैं, शाम को धमकियाँ लगाते हैं, नॉर्थ कोरिया को धमकियाँ लगाते हैं। अब चीन की एक्सरसाइजेज हो रही हैं और फिर वहाँ उनकी मुदाखलत भी आनी शुरू हो गई है। यहाँ वक्त एक प्रोग्राम में मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पर जाने का, ब्रेक से वापस आकर अपने मेहमानों से गुफ्तगू सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नफीस ज़िक्रिया साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आपने फरमाया है कि भारत अमन का ज़ामिन नहीं हो सकता। सर आपके ख्याल में अमेरिका बहादुर को और डोनाल्ड ट्रंप साहब को नई अफ़गान US पॉलिसी का ऐलान करते हुए इस हकीकत को उन्होंने कैसे नज़रअंदाज कर दिया? ये तो सवाल का जवाब मेरे ख्याल में आप उन्हीं से लें, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको एग्जामिन करने के बाद किया, और उसकी वजूहात हैं, वो वजूहात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। और इसमें जो वजह है सबसे बड़ी वो ये है कि भारत के हवाले से हमने ये कहा है कि जो बेसिस हमने बताया कि भारत कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो भारत के तमाम उसके जो नेबर हैं उनके साथ ताल्लुकात का अगर आप जायजा लें तो हर एक के साथ उसके प्रॉब्लम, उनकी जो पॉलिसी है एक बेलिजरेंट पॉलिसी है, वो अपनी जो है हेजेमनी वहाँ पर कायम कर रखना चाहते हैं रीजन के अंदर। अगर आप उनके ताल्लुकात नेपाल से देख लें, चाइना से देख लें या श्रीलंका से देख लें,
म्यांमार, सबके साथ जो इनका प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के साथ तो प्रॉब्लम आपको पता है। तो गर्ज ये है कि दूसरी चीज ये है कि इंडिया एक दो जो चीजों में मुलविस है, वो एक तो ये है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, जिसके सबूत, जिसकी सारी चीजें जो है हमने ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताई है बल्कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी इसके डॉसियर सबमिट किए हैं। उसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में पिछले 37 साल से जो जंग चल रही है, वहाँ पर स्पेस जो बन गई है, अनगवर्नड स्पेसेस जो बन गई हैं, वहाँ पे ना सिर्फ ये कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना विराजमान है, बल्कि भारत भी जो है वो इस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये बात हमने सबूत के साथ जो है ना सिर्फ दूसरे ममालिक के साथ बात की है, यूएस के साथ भी शेयर किया है, और यूएन सेक्रेटरी जनरल को जो है हमने डॉसियर सबमिट किया, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। आप इसमें एक तो ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, अगर आप देखें तो अमेरिका के जो सेक्रेटरी दिफा थे चक हेगल, जी उन्होंने जो है ये बात कही थी कि किस तरीके से भारत अफगानिस्तान में बैठ के फाइनेंसिंग कर रहा है इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा ये एहसानुल्लाह एहसान जो कि जमातुल अहरार का वो था स्पोक्स पर्सन, उसने भी जो है वॉलंटरीली आके यहाँ पे जो अपने बयान दिए उसके अंदर उसने बड़ी वजाहत से ये बात कही है कि कैसे भारत वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूडेड टीटीपी को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात जो है कही है कि भारत जो है वो कतई तौर पर इसको कोई किरदार नहीं जा सकता, क्योंकि भारत जो है वो इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। राइट सरदार साहब, सर ये मुझे बताइएगा, 15 बरस में $100 अरब खर्च करने के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान के खारजारों में खाक चाट रहा है। अब महज चंद हज़ार फौजियों की तादाद में इजाफे के बाद कैसे इस उस्ताद पर जो अफगान वॉर उसने खुद पैसे दे के खरीदी है, कैसे इसको जीत लेगा सर, और वो भी बगैर पाकिस्तान की मदद के? जी देखें, वो तो सब कुछ दुनिया को, हमें भी इल्म है कि जो कुछ वहाँ उन्होंने कमाया और जो उन्होंने कामयाबियाँ या नाकामयाबियाँ जो 15-16 साल में उनको मिली। अब मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इस वक्त जो हमारी ज़रूरत है, एक सिचुएशन ऐसी पैदा हमारे लिए कर दी गई है कि दो फ्रंट, एक ईस्टर्न फ्रंट हमारे लिए खुलने लगा है, खुल चुका है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर के अंदर, और दूसरा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से हमारे लिए एक मुश्किल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और अब वाशिंगटन में फैसले न जाने क्या होंगे, ड्रोन अटैक्स हमारे ऊपर करेंगे या कोई किसी किस्म के सैंक्शंस लगाएंगे, ये इस वक्त का बड़ा वक्त है कहना। मगर मैं समझता हूँ कि सिचुएशन अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए, मगर ऐसी भी नहीं है कि हमें को पैनिक करना चाहिए, हमें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। कतई नज़र क्या अमेरिका कहता है या नहीं कहता, हमें अपनी पॉलिसी पे यकीनन मैं समझता हूँ कि उस पर नज़रसानी करनी होगी और देखना होगा कि जहाँ जहाँ हमारी खामियाँ हैं वो हम ठीक कर सकते हैं या नहीं, और हमें करनी चाहिए। बिलफर्ज मैं ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान की एक तो पहली बात है, वाशिंगटन में 4 साल से हमने मैदान हिंदुस्तान के लिए छोड़ा हुआ है, ना उधर कोई हमारी लॉबिंग है, ना लॉबिस्ट है, ना कोई आता जाता है, ना कोई मिनिस्टर जाते हैं, ना प्राइम्स, कोई भी नहीं जाता। मैदान खुला छोड़ दिया हमने। और ये 2 माह से बात चल रही है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने नई पॉलिसी बनानी है, कोई यहाँ से गया पाकिस्तान से उनसे बात करने, कोई नहीं गया। एक हमारा फेलियर वहाँ है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हमारी एंगेजमेंट जो सी है वो सिर्फ एक आर्मी की सतह पे आर्मी चीफ ने की, दोनों आर्मी चीफ ने की, मगर एक पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं है। तीसरी बात यह है कि ना जाने वहाँ जो तालिबान हैं अफगानिस्तान में, क्या वो पाकिस्तान का इतना उनके ऊपर असर रसूख है कि अगर पाकिस्तान उनको टेबल पे लाना चाहे तो वो आने को तैयार होंगे? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिसका हमें जवाब ढूंढना चाहिए। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वो जमीयतुल अहरार है,
वो वज़ीरिस्तान से पार जाके फजलुल्लाह है जो कुन्नड़ और नंदगार में जब बैठा हुआ है कैंप बना के, वो हमारे ख़िलाफ़ दहशत गर्दी वहाँ से करवा रहे हैं। तो ये अगर हम एंगेजमेंट अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ करें, और फ़िलहाल उन्होंने हिंदुस्तान के साथ जो अपना रिश्ता है उन्होंने नहीं तोड़ना, क्योंकि उसी रिश्ते की बिना पे वो समझते हैं कि उनकी बारगेनिंग पोजीशन पाकिस्तान के साथ बढ़ जाती है। सर यहाँ खता कलामी करूँगा। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। अवैस साहब, सर ये हम बात कर रहे हैं पाक अमरीका कशीदगी और उसके असबाब पर। इस ज़िम्न में हम भारतीय खुफिया हाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने अभी कुछ फेलियर्स सिफारती महाज पर जो हैं वो हमें गिनवाए। सर पॉलिटिकल फ्रंट पे जो कुछ भी हो रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? आपको लगता है कि वाकई जो हमारी सियासी क़यादत है वो इस हद तक मिच्योर हो चुकी है, या अब इस वक्त जो बुलूगत, सियासी बुलूगत का मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है कि हम ये बैरूनी उफ्ताद जो है उससे भी बआसानी निमट लें? क्योंकि कल ही नवाज शरीफ साहब का एक बयान जो आना चाहिए था वो बयान तो आया, लेकिन अगेन वो बयान था अपनी यानी आउस्टर के बारे में। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों निकाला गया। 12 सवालात भी उन्होंने दिए। हम ये एक्सपेक्ट किए बैठे थे कि शायद वो अमरीका बहादुर को कोई नसीहत जारी करेंगे, भारत के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अब सिंध में आकर और जरदारी साहब को ललकार रहे हैं। आज फिर एक जलसा हो रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत के उयूब बड़े बढ़ा चढ़ा करके बताएगी इंशाअल्लाह ताला। आप समझते हैं कि वाकई हमारे यहाँ पॉलिटिकल फ्रंट पे जो कुछ भी हो रहा है वही रिक्वायर्ड था इस वक्त? नहीं, देखिए जाहिर बात है कि इंतशार की सूरत हाल है और एक उथल पुथल मची हुई है जो गैर जरूरी भी है और जिसकी निशानदेही आप करें। देखिए बात यह है कि ये 16 साल की जो साझेदारी है 9/11 के बाद से, उसके अंदर आप ये देखिए 2 टेन्योर्स बुश के, 2 टेन्योर्स ओबामा के, और अब ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ जितने भी माह हुए हैं, इसके अंदर हर साल जो है वो एनुअल डांट पड़ती है पाकिस्तान को। ये किस तरह की खुद मुख्तारी है। बात यह है कि जो सरदार आसिफ साहब कह रहे थे कि माजी की पॉलिसी पर आपने जो है वो उसमें देखना है कहाँ कहाँ गलती हुई है। ये तो आपकी खारजा पॉलिसी और आपकी जो पॉलिसी है वो तो रद्द अमल की बुनियाद पर है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 8 महीने से आया हुआ है। सबको पता है आसिफ साहब, मुझे आपको, कि क्या तूफान मचा रहा है। वहां पे खुद बहस हो रही है कि इनके पास हर बयान जो उसका कंट्रोवर्सी एक लेकर नई पैदा करता है। खुद अमेरिका में बहस हो रही है कि जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनके कोड्स का जो एक्सेस है वो इनको दी जाए या नहीं दी जाए, ये स्टेबल आदमी हैं या नहीं है। तो आपने पहले से क्या पॉलिसी बनाई? 8 माह हो गए उनको। अब जब उन्होंने बयान दिया, उस जो एक मुतवक्का बयान था, उसके बाद आपने जो है वो सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक लगाई। अच्छी बात है कि हमारी अब नई जो अस्करी क़यादत है वो चाहती है कि सियासी क़यादत को साथ लेके चले और उसमें फिर एक पेज पर हों और जो हम और आप मुस्तकिल मंत्रा करते हैं। लेकिन बात ये देखिए, 1-2-3 मुख्तसर बात करूंगा दारुल पाक साहब। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये कि अफगानिस्तान के अंदर बढ़ते हुए भारतीय जो असर रसूख है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अशरफ गनी साहब से हाथ मिलाना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दिल्ली के करीब ना हो, मोदी सरकार के करीब ना हो। एक बात। दूसरी बात ये कि ईरान के साथ अगर आपके जो टेंशन वाले मसाइल हैं, ये जो पेचीदा मसाइल हैं, उनको हल किया जाए, उसके साथ डिप्लोमेटिकली बात की जाए उनसे। तो रशिया जो है आपके साथ आ गया है। रशिया ने देखें आप कंडेम किया है डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को, इल्जामात को जो उन्होंने पाकिस्तान पर लगाए हैं। इसका मतलब है कि रशिया आपके साथ है, चाइना आपकी ढाल बना हुआ है डिप्लोमेटिकली। तो ये जो आप ब्लॉक है इसको लेकर आप आगे चलें और अपनी पॉलिसी रद्द अमल की बुनियाद पे ना करें। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है एक रोज बैठे, ये 4 रोज बैठे और एक ठोस नुकात पर मुहित एक पॉलिसी लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर कि जी काबीना नेशनल सिक्योरिटी को हमारी जो कमेटी है वो हमारी अस्करी सियासी क़यादत ये पॉइंट उनके हैं कि आप मुस्तकबिल के अंदर वो अमेरिका से इन बुनियाद पर इंगेज करेंगे। जाहिर बात है डिसएंगेजमेंट तो नहीं हो सकती। जिस तरह के कुछ लोग यहाँ पे तजियाकार कह रहे हैं कि लड़ जाओ फट जाओ, आजकल की जिंदगी के अंदर जो है, आजकल की जाहिर है ये सब, ये गैरत ब्रिगेड इस वक्त ये सब कुछ कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अवैस साहब यहाँ मुझे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तजियाकार हैं। लेकिन उसमें उनसे पहले सरदार आसिफ अहमद अली साहब के पास जाना चाहूँगा। सरदार साहब, ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का एक रीसेंट स्टेटमेंट है। फरमाते हैं पाकिस्तान के साथ मामूल का कारोबार
ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान ने रवैया तब्दील न किया तो बहुत कुछ खो देगा। भारत अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिस पर एतराज़ हो। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सर, आपके ख्याल में इस गलतफहमी का, इस खुशफहमी का सबब क्या है? इनकी बीनाई कमज़ोर है, इनको सारी चीज़ें हकीकत नज़र नहीं आ रही, या इस वक्त अपनी कौमी मफादात ने इनको इस हद तक यानी ऐसा कर दिया कि ये पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस को उससे इग्नोरेंट होने की कोशिश फरमा रहे हैं? नहीं जी, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं सिद्दीकी साहब। अब बात यह है कि उनका हिंदुस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्लिंटन के ज़माने में बन गया था। अब मोदी 2-3 दफ़ा वाशिंगटन गया, बड़ी उसकी आवभगत वहाँ की गई, और इससे ज़ाहिर है कि अब उनकी पॉलिसी का महवर इस खित्ते में हिंदुस्तान होगा, और वो हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान में एक कलीदी रोल आप अदा करें, जबकि उनका ना बॉर्डर उनके साथ मिलता है और ना ही उनका कोई तारीख़ी तौर पे कोई ख़ास उनसे रहा है। जब रशियन आर्मी वहाँ थी तो उस वक्त उनका एक रत्तीभर रोल नहीं रहा, मगर ये एक दुनिया को वो और हमें एक मैसेज दे रहे हैं, चाइना को मैसेज दे रहे हैं, रशिया को मैसेज दे रहे हैं कि आइंदा ये जो अलायंस बन रहा है, ये इंडिया का, उधर मिडल ईस्ट में सऊदी अरब, ये इनका एक अलाइनमेंट नज़र आ रही है, और उस अलाइनमेंट को उन्होंने खोल के अब सामने लाना शुरू कर दिया है। और मैं ये पहले भी अर्ज़ कर रहा था, ये पाकिस्तान के लिए कोई आसान चैलेंज नहीं है, ये सीरियस चैलेंज है। हम अपनी आर्गूमेंट्स ज़रूर पेश करें, मगर जैसे मैंने कहा कि हमने 4 साल फॉरेन पॉलिसी हमने नहीं चलाई। मुझे कोई फॉरेन पॉलिसी नज़र नहीं आई पिछले 4 साल से। वाशिंगटन को हमने छोड़ दिया, कुछ नहीं हमने किया। हिंदुस्तान के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। कश्मीर के बारे में जो वहाँ बच्चे जिन पे जुल्म हो रहा है उनकी बात हमने नहीं की। बैनुल-अक़वामी फोरम्स में हम नहीं गए। अफ़गानिस्तान के साथ 2 आर्मी चीफ्स ने कोशिश की है कि अफ़गान हुकूमत के साथ एंगेज वो रहें और वो बात करते रहें, मगर हुकूमत की तरफ से 0/0 काम हुआ है। तो 4 साल की कोताहियों का अब हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि हमें एंगेजमेंट की पॉलिसी दोबारा ज़िंदा करनी होगी अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ भी हमें बात करनी चाहिए कि अगर वो हमारे दोस्त हैं तो फिर हमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अफ़गान हुकूमत को और अफ़गानी तालिबान को एक मेज़ पे हम बैठा सकें। सर, अमजद शोएब साहब यहाँ मौजूद है मेरे साथ, मैं आपकी इसी बात का जवाब उनसे भी ले लूँगा। अमजद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले अवैस तौहीद साहब भी यही बात कह रहे थे कि हमें अशरफ गनी साहब से दोस्ती करनी चाहिए। अभी सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने भी यही तजवीज़ पेश की है कि हमें अफ़गान्स को इंगेज करना चाहिए। आपके ख्याल में वो अफ़गान हुकूमत जिसको भारत अफ़गानिस्तान में सियासत चमकाने के लिए पार्लियामेंट तामीर करके दे रहा है, जिसके ऊपर ख़जानों का मुंह खोल दिया है भारत ने, आपके ख्याल में कभी भी किसी भी तौर हम उसको इंगेज कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि हम बड़े लेट हो गए, और कुछ 4 साल 5 साल पहले हमारे वहाँ पे सादिक साहब एम्बेसडर होते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की, एंगेज किया। उससे जरदारी साहब के भी अपने मरासम थे, हामिद करजई से, और वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट भी की इस तरह की, में ब्लॉक्स बना के दिए, कुछ सड़कें बना के दी, लेकिन वहाँ रवैया नहीं बदला। उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली चीज ये है कि 2011 में तालिबान या 2010 अक्टूबर में इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मुआहदा किया था अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में उसमें जो शिकें हैं उसके तहत अफगानिस्तान जाके सिक्योरिटी काउंसिल में या यूनाइटेड नेशन में भी इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं ले सकता। उस माहदे के तहत उसको इंडिया से मशावरत करके वहां पे पोजीशन देनी होगी। जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये इनकी जेलें भरता रहा इंडिया, और इन्होंने दिल्ली में भी अपने घर रखे हुए हैं। इन चीजों की वजह से इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये उनके चुंगल से निकलें और हटें।
नतीजा ये है कि आप बहुत कुछ करते भी हैं तो उसके बावजूद ये आपके लिए वहां पे सूदमंद माहौल नहीं मिलता। उसकी 2-3 मिसालें भी हैं। हमने इनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट करने की कोशिश की, जिसमें हमारा मकसद ये था कि हम अफगान गवर्नमेंट की मदद करें और उनको इंटेलिजेंस वगैरह दें, लेकिन रिटर्न में वो भी हमें बाज लोगों के बारे में इंटेलिजेंस दें, इंफॉर्मेशन दें, ताकि हमारे अपने मुल्क का अमन जो है वो भी खराब ना हो। लेकिन एन साइनिंग से एक दिन पहले उनके इंटेलिजेंस चीफ रहमतुल्लाह नबील ने दस्तखत करने से इनकार किया और अब्दुल्ला ने कहा कि ये माहिदा दुश्मनों के साथ किया जा रहा है। और उस पर एतराज यह था कि इंडिया ने इनको, जो हमें इंटेलिजेंस अदारों से खबर मिली अपने सोर्सेज से, कि इंडिया को एतराज था कि हम इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत तो अफगानिस्तान देता रहे, लेकिन इसमें से ब्लोच सेपरेटिस्ट का जो है वो निकाल दें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जो पाकिस्तान को कबूल भी नहीं था। तो नेचुरली ये दस्तखत न हुए। हमने 3 किस्म के माहदे उनको ऑफर किए। उनमें से एक कम्युनिकेशन का था, जिसमें हमने कहा कि जो कम्युनिकेशन टावर आपकी तरफ हैं, आपके लगे हुए, उनमें सिम इस्तेमाल होता है हमारी तरफ, आपका अफगानी सिम इस्तेमाल होता है, हमारे टावर्स बाज हैं जिनकी वजह से हमारा सिम इस्तेमाल होता है अफगानिस्तान में। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए हमें मुआहदा करना चाहिए ताकि ये हटाए जाए। अब पाकिस्तान ने यूनिलेटरली वो बाज टावर्स शिफ्ट किए अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन अफगानिस्तान ने नहीं किए और ना ही मुआहदा साइन किया हमारे साथ। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट का हम रोना रोते रहते हैं, वो उन्होंने नहीं की। बात यह है कि आखिर नीयतों में भी फतूर कहीं मौजूद है, जिसकी वजह से एक डगर पे वो चल रहे हैं। अगर उनको इतने ही फिक्र है कि पाकिस्तान से वाकई जाके तो लोग वहां पे कुछ करते हैं, जब दिलों में फतूर होता है कोई धोखा ज़रूर होता है। अमजद शोएब साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी के सबब अपने गुफ्तगू को हमें यही ना पड़ेगा। नाजरीन, खित्ते में अमरीकी आशीर्वाद पाकर भारतीय चौधराहट का ये ख्वाब पूरा हो पाएगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ प्रोग्राम आमने सामने का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।